हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद अंशु सर में। जैसे कि हम विराम चिन्ह में चल रहे थे और विराम चिन्ह में हमारा जो हो चुका था, तो हमने इसकी परिभाषा, अर्थ और भी काफी दो तीन ऐसे देख लिए थे जिसमें पूर्ण विराम था, एक शायद आपका अपूर्ण विराम भी था। इस तरीके से हमने अल्प विराम ये देख लिए थे। आज हम आपको वो आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें आज आपको मैं लेके चल रहा हूँ अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या है? जब आप कहते हैं कि अर्धविराम, एक्चुअल में इसका निशान सिंबल की बात, लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ से मैं लेके चलूंगा। तो यहाँ पे आप समझिए अर्धविराम, ये आपका अर्धविराम, ठीक है। एक बिंदु ऊपर और नीचे अर्धविराम का चिन्ह। अर्धविराम का मतलब है, ये कहता है कि जब पूर्ण विराम से कम, मतलब इसमें क्या लिखेंगे आप, जब पूर्ण विराम से कम। पूर्ण विराम से कम मतलब कैसे? आप कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम से कम मतलब इसको हम पीछे काट दें, लेकिन यहाँ पे इसको इस तरीके से, जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए, क्या करने के लिए? कम समय के लिए, जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से, और अल्प विराम से अधिक समय के लिए, क्या करना हो? अधिक समय के लिए रुकना पड़े। क्या करना पड़े आपको? जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकने का बोध हो या रुकना पड़े आपको, तो वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे आप क्या कहते हैं? अपूर्ण अर्धविराम चिन्ह। क्या कहते हैं? अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह का बेसिक देखा जाए बेसिकली दोस्तों, तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग मिलता है वो आपको मिलता है उपाधियों में। जो उपाधि होती है, जैसे आप लिखते हैं उपाधियां, उपाधियों का मतलब, जैसे आप सपोज लिखते हैं बीए, आप लिखते हैं बीए, ऐसे बीए लिख दिया। अब आपको दूसरी भी लिखना है, तो ये इस तरीके से आप यूज करते हैं। एमए, एमए आपको इसी लिखना है, पीएचडी, पीएचडी आपको नेक्स्ट और लिखना है। तो इस तरीके से आप बीएड, यानी इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो ये उपाधियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन एक और चीज मिलती है इसका प्रयोग है, जो दो जगह आपको याद रखना है। एक और जगह मिलती है कि जहां पर दो वाक्यों, समझिए वाक्य कितने हो? दो, लेकिन दोनों वाक्य कुछ असंबद्ध हो। मतलब कैसे हो? असंबद्ध हो। मतलब उनमें ज्यादा कहा जाए संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग से वाक्य हों। यदि दो अलग अलग वाक्य हैं, और दूसरी चीज नोट डाल के लिखना है इसको, मतलब यदि दो वाक्य हैं और उस वाक्य में संबंध उतने नहीं है जितने होने चाहिए, और वहां पे और का प्रयोग नहीं हो सकता। समझिए ना, मतलब जब दो वाक्यों के बीच और का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और वाक्य कैसे असंबद्ध हैं, तो वहां पे आप एक निशान या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे आप अर्धविराम बोलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने परिश्रम किया, मैंने लिखते चलिए, एग्जाम्पल लिख लेना। मैंने परिश्रम किया है, ठीक है। पहली चीज, पहला वाक्य है मैंने परिश्रम किया है, मुझे अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे। मतलब असंबद्ध का मतलब ये है कि भाई वाक्य कितने हैं? तो दो हैं वाक्य, ये पहला है और दूसरा ही है आपका। वाक्य दो है, वाक्य कहीं ना कहीं परिश्रम और कहीं ना कहीं अंक। तो भाई जब परिश्रम करोगे तब अंक मिलेंगे। तो भाई है तो देखो, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आलू हो यहाँ पे टमाटर हो, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा होने वाला है आपको। मैं कह रहा हूँ वाक्य असंबद्ध, असंबद्ध का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आलू यहाँ पे टमाटर, भाई बात एक ही होगी लेकिन एक जैसे नहीं होंगे। जैसे मैंने परिश्रम किया है, पहला वाक्य ये है आपका, और दूसरा वाक्य क्या है? मुझे अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे। तो इन वाक्यों के, अब यहाँ पे आप और का प्रयोग करके देख लीजिए। यदि और का प्रयोग नहीं होता है तो आप वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं जब वाक्य दो असंबद्ध हो थोड़ा से, तो उनको आप कहते हैं कौन सा आपका? अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है, क्या लिखेंगे आप, कि जब पूर्ण विराम से कम समय, पूर्ण का मतलब है
और जब अल्प विराम से ज्यादा, देखना ए पूर्ण है और ए अल्प है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से कर दिया तो आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो आप कहते हैं कि जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से अधिक समय के लिए आपको क्या रुकना पड़े या रुकने का बोध हो, तो आप जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, उपाधियां, जो हमारी जब हम एग्जाम मतलब कहीं भरते हैं या फिर कहीं पे लिखी होती है तो आपने देखी होंगी इस तरीके से आपकी उपाधियां मेंशन रहती है। और दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो नोट डाल के मैंने आपको बताया है कि जब दो वाक्य कैसे हो, असंबद्ध हो और उन वाक्य को जोड़ने के लिए और का प्रयोग ना हो, तो फिर आप लगाते हैं कौन सा, आप लगाते हैं अर्ध विराम चिन्ह। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रखना है और एग्जाम में जैसे पूछा जाता है तो परिभाषा ही लिखना है कि जहां पूर्ण विराम से कम समय के लिए और अल्प विराम से अधिक समय के रुकने का बोध हो, तो वहां प्रयुक्त चिन्ह को आप क्या कहते हैं, अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं दूसरा, जो नेक्स्ट है लाघव। समझ में आ गया होगा आई होप इसको। आपको एक अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे आपको कहीं डाउट होता है तो हम इसको आप नोट कर लिया करें अपने नोटबुक में और इन डाउट्स को रखें। जैसे ही हम अभी आपको एक समय ड्यूरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके डाउट्स भी सभी लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लाघव। कौन सा लाघव? लाघव का मतलब होता है, देखिए समझिए वर्ड को समझिए, ये वर्ड कहता है लाघव। लाघव का मतलब होता है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। कैसे छोटा? मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों को कैसा बनाना है, छोटा छोटा बनाना है। यदि ये बड़े बड़े लोग उपस्थित रहेंगे तो कहीं ना कहीं समय भी ज्यादा लगेगा, बोलना भी ज्यादा पड़ेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो भाई इन एनर्जी को भी बचाना है, छोटा करना है। तो हमने जैसे लिखा मध्य प्रदेश, मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, मध्य प्रदेश। मुझे समय भी लगा, बोला भी, एनर्जी भी ज्यादा, लेकिन मैं जब इसी को शॉर्ट कर देता हूँ तो ऐसे लिख देता हूँ। यानी ये लाघव का मतलब है कि लाघव का मतलब है कि छोटा। यानी जब किसी शब्द को क्या लिखेंगे, जब किसी शब्द विशेष को, जब किसी शब्द को क्या करते हैं, संक्षिप्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। जब किसी शब्द को आप क्या करते हैं, संक्षिप्त करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए जिस शब्द के लिख लीजिए, संक्षिप्त करने के लिए आप लिख लीजिए, संक्षिप्त करने के लिए जिस शब्द के, उस शब्द के पहले वर्ण के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे आप लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव का अर्थ होता है छोटा। और एग्जाम्पल में आप इस तरीके से लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश, लाघव क्या बन जाएगा, ये आपके लाघव चिन्ह है। ठीक है, लाघव का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, अर्थात लेकिन कहां पे संक्षिप्त करना, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि संक्षिप्त तो करेंगे लेकिन उस शब्द के कहां पे, पहले वर्ड को। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, तो भाई ओ और आ, तो पहला उठाया ना अपन ने, बीच वाला गया। तो इस तरीके से आप कहते हैं लाघव अर्थात छोटा करना है। किसी शब्द को जब छोटा या संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम उस शब्द के पहले वर्ड को के बाद एक छोटा सा नीचे तरफ निशान लगाते हैं, प्रतीक चिन्ह लगाते हैं, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। अर्थात ये हमारे शब्द को संक्षिप्त कर देता है। तो ये हुआ हमारा लाघव चिन्ह। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, नेक्स्ट है हंसपद या त्रुटि बोधक। क्या है आपका? थर्ड है हंसपद या त्रुटि बोधक। हंसपद या त्रुटि बोधक का मतलब है हंसपद या त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है दोस्तों गलती। यानी आप जब लिखते हैं, जैसे आप जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ वर्ड छूट जाते हैं, आपको उनको लिखना होता है लेकिन फिर भी छूट जाते हैं। तो भाई ऐसी गलतियां लाजमी है, हम इंसान है तो गलती तो होगी। तो गलती हो जाए उस गलती को एडिट करना है, क्या करना है? सुधारना है। सुधारने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे आप इस रूप में भी देख पाते हैं, यहाँ पे इस रूप में भी लिख पाते हैं, सीधा सीधा इस तरीके से भी आजकल मिलने लगा है। तो ये आपका बाकी है एक ऐसा। तो ये आपका हंसपद या त्रुटि बोधक। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर दैट लिखना चाहता था उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अब मैं यहाँ पे भूल गया, मतलब मुझे यहाँ पे लिखना था उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब दूसरी बात, यहाँ पे कहाँ पे निशान लगाना है, कहाँ पे लिखना है, तो दोस्तों ये भी अच्छे से ध्यान रखना। निशान यहाँ से ऊपर साइड लगाते हैं और लिखते भी कहाँ है,
ऊपर साड़ी भी लिखते हैं, लखनऊ है। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि आपको कैसे इसको मेंशन करना है। तो इस प्रतीक चिन्ह को ऊपर की दिशा में, ऊपर की मुंह की ओर अर्थात ऊर्ध्वगामी इसका प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि जिस चिन्ह का प्रयोग क्या होता है भाई, छूट जाए, जहां पे आप क्या करते हैं छूट जाए, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के लिखने में, लिखते चलिए, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश के लिखने में कोई शब्द या पद, लिखते चलिए, कोई शब्द या पद छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द के नीचे, छूटे हुए जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, हंसपद या त्रुटिबोधक। निशान क्या है, सिंबल है। प्रयोग कहां करना है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर। लिखना कहां है, ऊपर। इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो ये है आपका हंसपद या त्रुटिबोधक, अर्थात हमारी गलती जो होती है उस गलती को सुधारने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने दोस्तों 3 देख लिए, अर्थात अर्धविराम, लाघव, हंसपद। अब आते हैं प्रश्नवाचक। ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को आता होगा। प्रश्नवाचक का मतलब, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं और प्रश्न क्यों पूछते हैं भाई, हम लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं, प्रश्न बच्चे क्यों पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने का कारण होता है कि हमारे अंदर एक कुछ होता है जानने की इच्छा, जैसे बोलते हैं जिज्ञासा ही प्रश्नों का निर्माण करती है। तो प्रश्न कहां से आते हैं, तो प्रश्न अंदर से आते हैं। अब अंदर से मत सोचिएगा लीवर से आते हैं सर, लीवर से नहीं भाई, जहां पे हमारी सोच समझने की क्षमता है तो वहां से प्रश्न का निर्माण होता है और जिज्ञासा सबके अंदर होती है, इसी वजह से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नवाचक अर्थात आप लिखते हैं सीधा सीधा, इसमें प्रश्नवाचक का निशान क्या है तो आप लगाते हैं इस तरीके से, अर्थात एक क्वेश्चन मार्क आपका इस तरीके से एक प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। क्यों, तो आप क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयुक्त चिन्ह को आप प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं। जैसे 3 नंबर पूछा जाए तो दोस्तों ये ही लिखना है, आप कुछ अलग मत लिख के आ जाइएगा। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयुक्त चिन्ह को आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहा है, वो इसका सिंबल ये रहा है, और एग्जाम्पल तुम कौन हो, मैं विद्यार्थी हूँ। कहां से आए हो, कहीं से आए हो, कहीं नहीं बता, यानी कुछ भी। चलिए, तो ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक को हम ज्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको आता है। अब हम लेके चलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट है जो विवरण चिन्ह, ये समझिए, ये समझने लायक है। प्रश्नवाचक को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। चलो, विवरण चिन्ह क्या है, विवरण का मतलब क्या है। विवरण का मतलब दोस्तों वही, जैसे हम कहते हैं, सपोज समझिए आप जब किसी के खाना खाने जाएं, किसी के यहाँ खाना खाने में जाते हैं तो खाना खाने में सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, स्टार्टर दिया जाता है। स्टार्टर जिसमें आपको कोई, आजकल वो मॉडर्न हो गए हैं तो अपन लोगों को कहीं टमाटर का सूप बताते हैं, उसको पीने से हमें और अच्छा खाना लगता है। बाकी बुंदेलखंड में इसका कोई चलन नहीं है, ना हम लोग इससे मतलब रखते हैं। हम जाते हैं और सीधा कवर करते हैं अपने पनीर की ओर और पूरी की ओर। चलो, विवरण चिन्ह, विवरण का मतलब है सीधी सीधी बात, जब हम खाना खाने गए किसी के यहाँ तो सबसे पहले स्टार्टअप मिलेगा, फिर हमें लिक्विड, फिर हमें ये, फिर हमें वो, व्यवस्थित चलती हैं चीजें। मतलब जब आप देखते हैं ये पूरा आपका मैरिज हॉल होता है तो यहाँ पे व्यवस्थित चलती है, यहाँ से एंट्री होगी तो यहाँ पे आपका पहले स्टार्टअप मिलेगा, फिर इस तरीके से बढ़ती जाएंगी रो, यानी ये व्यवस्थित चलेगी। पहले सब्जी सब्जी सब्जी, पूरी पूरी पूरी, फिर पापड़ पापड़ पापड़, रायता रायता रायता, यानी जो है वो व्यवस्थित क्रम में लगा होता है। ये व्यवस्थित क्रम लगाने के लिए ही तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह कहता है कि हम व्यवस्था को सही तरीके से या सही ढंग से व्यवस्थित करके बताएं। अर्थात जैसे जब आप किसी भी बात का क्या करना पड़ता है, आपको व्यवस्थित या सही क्रम में उसको दर्शाना हो। क्रम समझ रहा, क्रम कैसे, सही क्रम में, तो आप वहां पे विवरण चिन्ह लगाते हैं, जैसे आप इस तरीके से यूज करते हैं। विवरण का मतलब होता है क्रमिक घटना का या किसी विषय वस्तु के क्रम की अभिव्यक्ति
करना। क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे जब किसी विषय वस्तु का, जब किसी विषय वस्तु की क्रम से, क्या करना? क्रम से अभिव्यक्ति करना हो तो उसके पहले जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। सिंबल ये रहा आपके सामने। कैसे? एग्जाम्पल फॉर दैट ऐसा भी लिख सकते हैं, वाक्यांश के कंडीशन नंबर भी लिख सकते हैं, तो वाक्यांश के निर्देश में, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में, आप लोग लगाते हैं ना जब हेडिंग डालते हैं, तो ये वही है दोस्तों। अर्थात आप इसको क्रमिक जब लिखना, मतलब कैसे? तो जैसे एग्जाम्पल फॉर दैट, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन ऐसे डालूंगा, और क्रमिक का मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिकाल, मतलब है ना, मतलब क्रम से हमने इनका क्या किया? विश्लेषीकृत किया, विवरण किया। तो इस तरीके से आप इसको विवरण चिन्ह करते हैं। किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में भी होता है, वाक्यांशों के निर्देश में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से मेनली अपन लोग जानते ही कि हेडिंग के बाद हम इसको लगा देते हैं। तो ये आपका विवरण चिन्ह है। विवरण का मतलब होता है किसी विषय वस्तु की अभिव्यक्ति तो करेंगे, लेकिन कैसे? ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि क्रम से करनी है, मतलब एक सीक्वेंसली करना है, हमें क्रम को नीचे ऊपर नहीं करना है। तो इसे आप कह रहे हैं विवरण चिन्ह। चलो कितने मिनट करोगे? 16 मिनट। विवरण चिन्ह। चलो विवरण के बाद अब हम लेते हैं नेक्स्ट आपका तिर्यक। नेक्स्ट कौन सा है? तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह क्या कहता है समझिए, तिर्यक को भी समझिए थोड़ा, इसको हम खत्म करते हैं। दोस्तों समझ में जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप अपने नोट को डाउन करते चले, अपने डाउट्स को नोट डाउन कर लिया करें। कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी हिंदी से रिलेटेड ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जहां पे हम उस पर डिस्कस ना करें या उसको गिव अप कर दें, छोड़ दें। छोड़ना नहीं है आपको। यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लिख लिया करें। तिर्यक चिन्ह क्या है इसको भी थोड़ा समझिए। तिर्यक का मतलब है इस तरीके से, तिरछी रेखा। एक ऐसी तिरछी रेखा है जो ऑप्शंस को दर्शाती है। कैसे ऑप्शंस को? मतलब इनमें अपन कहते हैं ना जहां विकल्प हो, मतलब चयन करना हो, जहां पे विकल्प मिले। जैसे आप जब एग्जाम में देने जाते हैं तो हमें परीक्षा की कॉपी आती है तो ऐसे लिखा होता है बीए, बीएससी, बीएड। मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई? कुछ ना कुछ एक कर रहे होते हैं, मतलब आपको चयन करने को बोल रहे। यानी ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है विकल्प को, अर्थात ये ऑप्शंस को दर्शा रहा है। तो जब ऑप्शंस कब दर्शाए जाते हैं? जब इक्वलिटी हो। इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे बीएससी की जगह बीसीए कर सकते हैं। यानी इक्वलिटी हो मतलब एक जैसी चीजें हो, तभी तो हम चयन करेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा। तो हम कहते हैं कि किन्हीं दो शब्दों या पदों के बीच या तो क्या हो? अंतर हो। क्या हो? या तो अंतर हो या फिर विकल्प हो। मतलब दो बातें होनी चाहिए। अर्थात किन्हीं दो शब्दों या पदों के बीच या तो अंतर या विकल्प। यदि इन दोनों में से किसी चयन का बोध हो, क्या हो? चयन का मतलब सिलेक्शन। तो वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे तिर्यक चिन्ह कहते हैं। क्या लिखेंगे आप लिखते हैं किन्हीं दो शब्दों, लिख लीजिए, किन्हीं दो शब्दों या पदों के बीच अंतर या विकल्प बताने के लिए। क्या लिखेंगे? अंतर या विकल्प, अंडरलाइन करना। अंतर या विकल्प बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर दैट छात्र छात्रा बीए, बीएससी, बीसीए इस तरीके से लिख सकते हैं। और सिंबल आपका, तो यहाँ पे आप दो चीजें याद रखेंगे कि विकल्प बताने के लिए या फिर कहा जाए अंतर बताने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये रहा आपका तिर्यक चिन्ह। तो अब नेक्स्ट है रेखांकन। रेखांकन क्या है भाई? तो रेखांकन की जब आप बात करते हैं तो यह अंडरलाइन करना। अंडरलाइन का मतलब कैसे?
आप करते हैं रेखांकन की बात, तो एक अंडरलाइन वैसे करते कहां है तो आप खुद जानते हैं कि जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है, यानी जहां पे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिलता है तो वहां पे आप अंडरलाइन करते हैं। अब आप लिखेंगे कैसे, तो यहां पे आप लिखते हैं किसी अनुच्छेद या पैराग्राफ में आप लिखते हैं किसी, रेखांकन पढ़ रहे हैं भाई, रेखांकन, और रेखांकन का निशान है ये है, किसी अनुच्छेद या आप लिखते हैं किसी अनुच्छेद या पैराग्राफ में जब किसी महत्वपूर्ण शब्द या पद को विशेष दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, रेखांकन, अर्थात रेखा के द्वारा अंकित करना, मतलब वहां पे अंडरलाइन करने से अंडरलाइन करना। तो जब भाई अंडरलाइन करते हैं तो अपन कहते हैं इंपॉर्टेंट भाई वर्ड्स पे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे हम अंडरलाइन करेंगे, तो ये वही अंडरलाइन है। अब एग्जांपल फॉर दैट, जैसे लिखते हैं भारत भारती, क्या लिखते हैं, भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, एग्जाम्पल है, के द्वारा लिखित है या रचित है या कृत, यहाँ पे अंडरलाइन करोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई इंपॉर्टेंट आपका ये जो उनकी रचना है अर्थात भारत भारती। तो आप कहते हैं कि जब किसी भी अनुच्छेद में या पैराग्राफ में किसी वर्ग विशेष पर क्या करना है, आपको महत्वपूर्ण आपको बात लगती है, तो उस बात को आप अंडरलाइन करते हैं, रेखा से अंकित करते हैं, उस जगह पे जो प्रयुक्त चिन्ह है उसे आप रेखांकन कह रहे हैं, तो ये आपका रेखांकन हुआ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको और भी जैसे काफी सारे हैं, जैसे अपन कह सकते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अच्छी मिट्टी मालवा की है, तो भाई कहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे, तो मालवा की है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप थोड़ा सा सिंपल है ये तो। अब यहाँ पे रेखांकन की बात है निर्देशक, हाँ निर्देशक क्या, जिसे आप डैश बोलते हैं, डैश जो निर्देशक होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को थोड़ा सा समझिए। निर्देशक क्या है, निर्देशक का मतलब है ये वाला चिन्ह, अर्थात आप कर रहे हैं डैश से। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, सबसे पहले जो निर्देशक में आपको मिलता है संवाद। संवाद का पहली बात समझिए, संवाद क्या है, संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन किसी एक के द्वारा दूसरे से होना और दूसरे के द्वारा उस तक बात पहुंचना, यानी दो लोगों के बीच होता है कम्युनिकेशन, संवाद बात है। तो यहाँ पे एक कहता है दूसरे से और दूसरा उसका प्रति उत्तर देता है, तो संवाद की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। यदि केवल एक बोलता है तो वह संवाद नहीं है दोस्तों, लेकिन एक जो दूसरे से बोलता है दूसरे प्रति उत्तर मिलता है, तो वहां पे संवाद की प्रक्रिया फुलफिल होती है। तो यहाँ पे आप कहते हैं जैसे मोहिनी, मैंने लिखा मोहिनी, फिर मैंने ये लगा दिया, उसने पूछा तुम क्या खाती हो, मतलब किसी से पूछा है। आप जब पुरानी किताबों को उठाएंगे तो मिलेगा 4 चौथी 5, इसमें देखेंगे सलोनी, किससे पूछा, मोहिनी से। किसने, मोहिनी ने पूछा किससे, सलोनी से। सलोनी अब क्या आंसर दे रही है, मैं पिज्जा खाती हूँ। यानी ये आप समझिए कि एक व्यक्ति किसी से पूछ रहा है, दूसरे उसका आंसर दे रहा है, लेकिन क्या लगा रहे हैं भाई, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगा रहे हैं, अर्थात डैश यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि जहां संवाद की बात आती है तो आपको निर्देशक चिन्ह प्रयुक्त करना है, ये संवाद की बात हुई। अब दूसरा होता है कि यदि आपको ये वर्ड कुछ स्पेशल है, इन वर्ड को थोड़ा सा याद रखना है। कैसे, आप कहते हैं कहना, लिखना, कहना, लिखना, बोलना और बताना, इन वर्ड्स को मिल जाए, मतलब यदि कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद, इस शब्दों के बाद हमेशा क्या होता है, डैश मिलता है, अर्थात निर्देशक मिलता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल कहता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या होगा आपको ध्यान थोड़ा सा आ रहा हो कुछ, सुभाष चंद्र बॉस ने कहा, कहा के बाद डैश। अब क्या क्या कहा उन्होंने,
तो क्या कहा, तो कह देंगे अपन इनकलाब जिंदाबाद। सही है गलत है? इन्हीं के द्वारा कहा गया कि नहीं भाई? तो आप लोग, अब मैंने एक और चीज बात की, यहाँ पे मैंने निर्देशक तो लगाया, लेकिन निर्देशक के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ लगाया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिन्ह है जिसे आप उद्धरण चिन्ह में अभी देखेंगे, जैसे डबल इनवर्टेड कॉमा कहेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है कि जहां पर कहना, लिखना, बोलना, बताना, यदि यहाँ पे वाक्य खत्म हो जाए तो वहां पे एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे आप निर्देशक या डैश का प्रयोग होता है, किया करते हैं। तो इस तरीके से आपको बात करते हैं दो कंडीशंस पे, दो ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी है इसमें एक और भी मिलती है, लेकिन उतना ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड कहती है कि निर्देशक जो चिन्ह है उसमें कहती है कि किसी वाक्य में सहसा अवरोध आने पर, मतलब लेकिन किसी वाक्य में सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, सहसा अवरोध आने का। कैसे? सडनली यदि कोई अवरोध बीच का बीच उत्पन्न हो जाए तो भी वहां पे होता है। कैसे? जैसे मैंने, एग्जांपल से समझिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया और डीसी बनाया। क्या बनाया? डीसी बनना है, तहसीलदार, डीसी बनाया, डीसी बन, बहुत सारे लोग सीधा डीसी बना देते हैं 10 दिन में। बनाए पर अब कहने से क्या फायदा? क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कल बन जाओगे और मैं नहीं बन पाऊंगा तो आप लोग मुझे ही इग्नोर कर देंगे, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो भाई यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, कहां पे सडनली बात बदली? तो आप देखिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया और डीसी बनाया, पहली बात। पर अब कहने से क्या मतलब? सीधा का सीधा मतलब उस इंसान ने आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन जब आप कैपेबल हुए तो आपने उसको छोड़ दिया। यानी डेफिनेटली बात यहीं पे आई कि भाई यहाँ पे सडनली पूरा का पूरा सेंटेंस ही बदल गया, अर्थात सडनली इतना बड़ा अवरोध उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे भी एक चिन्ह प्रयोग किया गया, जैसे आपने निर्देशक का नाम दिया अर्थात डैश का नाम दिया। तो ये मैंने लिखा है कि जब किसी वाक्य में सडनली या सहसा या अचानक अवरोध आ जाए या गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो आप वहां पे लगाते हैं क्या? निर्देशक चिन्ह। तो ये आपकी तीन कंडीशन थी। तीन कंडीशन में आपको सबसे पहले संवाद, दूसरा कहना, बोलना, लिखना, और लास्ट है आपका किसी वाक्य में क्या जाए सडनली कोई उसमें विरोध या अवरोध उत्पन्न हो जाता है सडनली, तो आप वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट है, जैसे हमारा ये रेखांकन हो गया, निर्देशक हो गया, अब हमारा पाद बिंदु चिन्ह। पाद बिंदु चिन्ह क्या है तो समझिए इसको, क्या लिखते हैं, क्या है पाद बिंदु चिन्ह। पहले तो नाम समझिए कैसे पढ़ा। देखिए दोस्तों, ये चिन्ह ऐसा चिन्ह है, एक तो डंडा होता है और नीचे एक बिंदी होती है। पाद का मतलब होता है पैरों के नीचे, पैरों के नीचे एक बिंदु है जिसे चिन्ह कर रहे हैं, अर्थात पाद बिंदु, अर्थात इस तरीके से। अब ऐसा चिन्ह होता कहां पे है? तो जब आप इस तरीके से का, खा, गा, जा, जब आप इस तरीके से वर्ण लिखते हैं तो आपने देखा होगा ए ध्वनियां हैं वर्णमाला में। कहां से आई हैं दोस्तों? ए है अरबी फारसी की ध्वनियां। कौन सी है? अरबी फारसी ध्वनियां। अरबी फारसी जो ध्वनियां होती हैं, उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए आप एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को ही आप क्या बोल रहे हैं? उस चिन्ह को ही आप बोल रहे हैं पाद बिंदु चिन्ह, जो पैरों के तले लगकर उस चिन्ह एक्चुअल में करता क्या है? ये जब लग जाता है तो अर्थ बदल देता है। अर्थात जब एक वर्ण कहीं शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो अर्थ कहीं ना कहीं परिवर्तन भी कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक सी शब्दावलियां हैं। इसे नुक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। नुक्ता पाद बिंदु के साथ साथ क्या बोलते हैं? नुक्ता भी कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे हिंदी भाषा में आई हुई। आप लिखेंगे क्या? हिंदी भाषा में आई हुई, हिंदी भाषा में आई हुई अरबी फारसी ध्वनियों को क्या लिखेंगे? अरबी फारसी ध्वनियों को
अरबी फारसी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं। सिंबल क्या है, ये आपका सिंबल, मतलब इसको ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है बल्कि थोड़ा सा है, तो इससे आप पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं। कहां से, अरबी फारसी ध्वनियों से, यानी भाषा कौन सी है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कौन सी भाषा, उर्दू है, लिपि कौन सी, अरबी फारसी। इस तरीके से आप देखते हैं कि अरबी फारसी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, ध्वनि कहां से है, अरबी फारसी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे आप पाद बिंदु, कहां पे लगे, नीचे, इस वजह से इसका नाम भी पाद बिंदु पड़ा है। कारण क्या है, क्या होता है, तो इससे अर्थ बदल जाता है जब आप इसका प्रयोग कर देते हैं। ओके, ये हुआ पाद बिंदु चिन्ह। अब लास्ट आपका योग चिन्ह, सरल है। क्या है योग चिन्ह, योग का मतलब ये होता है जोड़ना, योग का मतलब है जोड़ना, योग चिन्ह का मतलब है जोड़ना। जब दो या दो अधिक, या जहां दो या फिर दो से अधिक शब्दों को यदि जोड़ना है, जैसे मुझे यहाँ पे इनको जोड़ना है तो मैंने एक शब्द बना दिया, क्या बना दिया, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी चिन्ह को आप क्या कर रहे हैं, योग चिन्ह का नाम देते हैं। कौन सा चिन्ह है आपका, योग चिन्ह। योग चिन्ह का मतलब है कि जहां पर जोड़ा गया है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को, तो आप सीधा सीधा सा लिखते हैं दोस्तों कि ऐसा चिन्ह जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है उसे आप योग चिन्ह कहते हैं। इसे सिंबल आपका ये है। और एग्जाम्पल, योग हनंतर योगांतर है, रमाधनीस रमेश है, तो ये आपका एग्जाम्पल होगा। ऐसे आप इसको दो एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, योग चिन्ह हुआ। अब योग चिन्ह के बाद आपका नेक्स्ट आता है योजक। योजक क्या है, समझिए योजक को। योजक का मतलब होता है, ये भी जोड़ने वाला है। योजक का मतलब है दो लोगों के बीच में आकर जोड़े गए। कैसे, जैसे मेरा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, और बीच में क्या मेरी बॉडी है। यानी मैं कहता हूं एक मार्कर ए है और एक मार्कर ए है, ये दो मार्कर हैं, एक दो, लेकिन बीच वाला क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, यानी ये जोड़ने वाला ए है जो, तो इसे आप योजक कह रहे हैं। योजक का मतलब छोटा सा चिन्ह है जो दो के बीच में इस तरीके से आ रहा है, अर्थात आप कह रहे हैं जो जोड़ता है। अब इसमें काफी सारी परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, लेकिन बहुत ही इजी हैं, एक एक को देख लेते हैं अपन। जब आप कहते हैं कंडीशन नंबर वन कहती है कि जब एक सार्थक और एक क्या हो, निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ आए। सार्थक और निरर्थक, पहली बात तो सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है तो आपको पता होना चाहिए। सार्थक यानी जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक यानी जिनका अर्थ नहीं निकलता है। यानी सार्थक वे शब्द हैं जिनका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी, अपन बोलते हैं ना, ले आओ रोटी, ले आओ खाना वाना, मतलब भाई ये हम लोगों को आजकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उल्टा सीधा बोलना पड़ता है। रोटी बोटी खाना वाना, यानी ये हमारे क्या है, बोटी का कोई शब्द अर्थ होता है, बोटी वहां मत चले जाना, वाना कोई शब्द होता है नहीं भाई, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो सार्थक और निरर्थक शब्दों को जब एक साथ बोलते हैं तो उनके बीच में जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं आप उसे योजक चिन्ह ही तो कह रहे हैं। फिर आइए संयुक्त क्रियाएं। अब भाई संयुक्त क्रिया मतलब जहां पे एक से अधिक क्रियाएं आए तो वहां पे भी तो आपको यही मिलना है। कैसे, जैसे आप कहते हैं उठना बैठना यदि एक साथ आएगा तो डेफिनेटली आपका क्या एक चिन्ह आएगा जिसे आप कहेंगे योजक चिन्ह। चलना फिरना, यानी ये दो ऐसी है कि एक सार्थक निरर्थक यदि एक साथ आते हैं तो भी योजक आता है, और आप कहते हैं कि संयुक्त क्रिया आती है तो भी आपका योजक आता है। विपरीत अर्थक, नेक्स्ट कंडीशन, विपरीत आ जाए। विपरीत अर्थक का मतलब है जहां पर शब्द कैसे हो, बिलोंग हो, अर्थात अलग अलग अर्थ देने वाले हो। जैसे आप लोग लिखते हैं राजा रानी, क्या लिखते हो, राजा रानी, तो भाई ये अलग अलग है,
आजकल, दिन रात, ये क्या है? अपोजिट है। अपोजिट वर्ड के बीच में भी आपका क्या मिलता है? आपका ए मिलता है। दूसरा, एक और शब्द योग में आ जाए। शब्द योग में, शब्द योग में जानते हो शायद आप लोग, शब्द योग में मतलब है कि जो उच्चारण में तो एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आप लोग लिखते हैं अंश और अंश, मतलब देखिए इसको भी बोलो तो वही, इसको बोलो तो वही, बोलने में एक ही जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है ना। तो इस तरीके से आप कह रहे हैं शब्द योग। अब मैं आपको और थोड़ी सी कंडीशन एक दो और बता रहा हूं। तुलनावाचक भी मिल जाए। तुलनावाचक का मतलब होता है जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन? जैसे हम कहें यहां पे तुलनावाचक, नेक्स्ट कंडीशन है तुलनावाचक। तुलनावाचक का मतलब चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। मैंने तो देखा नहीं बट कहते हैं लोग, होता है किसी को चांद सा चेहरा, है ना, चांद सा यानी चांद के जैसा। भाई झील सी आंखें, झील सी आंखें, आंखों में भी झील होती है, लोग कहते हैं सी, लेकिन इसके पहले क्या था? दस यानी जोड़ रहा है, यूजर यानी जोड़ रहा है, तो ये कहते हैं तुलनावाचक, यानी किससे? चांद की चेहरे से और झील से। ये क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है। जब कंपैरिजन करते हैं तो भी हमें यूजर चिन्ह मिलता है। ठीक है, समानार्थी शब्दों में या एकार्थी भी कह सकते हैं। एकार्थी का मतलब होता है, एकार्थी शब्दों में प्रयुक्त होता है। एकार्थी का मतलब है जहां पर ऐसे शब्द एक से दो बार आए जो कहा जाए एक ही अर्थ दें। जैसे हम लिखते हैं धन, दौलत, भाई एक ही तो है, इतना बड़ा थोड़ा डिफरेंस है कुछ। रुपया, पैसा, कुछ अलग है क्या? भाई अर्थ तो एक ही है लेकिन दो बार कर रहे हैं। तो इस तरीके से एकार्थी में भी कर सकते हैं। एंड लास्ट है पुनरावृत्ति। किसी शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है? पुनरावृत्ति यानी बार बार जब कोई एक शब्द आता है तो वहां भी आप क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक। अर्थात आप कहते हैं बार बार, जैसे आप कहते हैं बार बार, यही शब्द ले लो, बार बार। क्या लगाया आपने? दो दो, तीन तीन, चार चार, कुछ भी। इस तरीके से आप कहते हैं कि जब ऐसी भी कंडीशन यानी पुनरावृत्ति भी होती है तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो काफी सारे योजक चिन्ह में प्रयुक्त होता है।